इसराइल ने ईरान और उसके समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से संभावित मिसाइल हमलों की आशंका को देखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। इसराइल का रक्षा मंत्रालय ने देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम, एरो 3, एरो 4 और डेविड स्लिंग के उत्पादन में तेजी लाने की घोषणा की है। ये कदम पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। हाल के महीनों में इसराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान ने इसराइल के हालिया सैन्य अभियानों, खास तौर पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में कठोर प्रतिक्रिया की धमकी दी है। जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग के बाद ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसराइल ईरान के साथ प्रॉक्सी वॉर जारी रखे हुए है, जैसे यमन के हूती विद्रोहियों और गाजा में हमास के साथ इसराइल ने लड़ाई जारी रखी है। जानकारों का अनुमान है कि ईरान की मिसाइल क्षमता 2028 तक 10,000 मिसाइलों तक पहुंच सकती है, जिसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी शामिल हैं। हूती विद्रोहियों ने भी हाल के वर्षों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे इसराइल की चिंता बढ़ गई है। इसराइल की रक्षा रणनीति का आधार उसकी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जो विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रणाली में कुछ बड़े एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जैसे आयरन डोम, जो छोटी दूरी यानी 4 से 70 किलोमीटर के रॉकेट और तोपखाने के गोलों को रोकने के लिए है। एरो 3 और एरो 4, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में नष्ट करने के लिए है। डेविड स्लिंग, जो कि मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए है। वहीं लेजर डिफेंस सिस्टम, जो कि कम लागत वाली तकनीकी है, जो भविष्य में ड्रोन और छोटी मिसाइलों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इन प्रणालियों के उत्पादन और तैनाती में तेजी लाने के लिए रक्षा कंपनियों जैसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। खासतौर पर आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हमलों के कारण इनका स्टॉक कम होने की आशंका है। पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसराइल और ईरान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि ईरान के प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की सक्रियता ने स्थिति को और जटिल बनाया है। अमेरिका और इसराइल के प्रमुख सहयोगी देशों ने इस स्थिति में आईडीएफ को अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया है। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार सिस्टम की तैनाती के लिए सहमति दी। इसके अलावा इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों देश ईरानी खतरों के खिलाफ एकजुट हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गजा युद्ध को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत बेरी जैसे शहरों में हजारों इस्राएली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन गजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है, जिसने नेतन्याहू सरकार को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। रविवार को सुबह तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और बंधकों के चित्रों के साथ सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव यरूशलेम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगाए। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर गजा में सैन्य कार्रवाई को लंबा खींचने और बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यरूशलेम में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, जबकि हाइफा और बेरी किबुत्स में भी लगभग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने तेल अवीव में नेशनल हाईवे अवरुद्ध करने के लिए 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फोरम ने गजा सीमा के पास Y.50 नामक एक विरोध शिविर स्थापित करने की घोषणा की, जो बंधकों की रिहाई तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं: गजा में तत्काल युद्ध विराम,
हमास के साथ समझौता कर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और गजा सिटी पर कब्जे की सरकार की योजना को रद्द करना, जिसे बंधकों की जान के लिए खतरा माना जा रहा है। नेतन्याहू सरकार की गजा नीति को लेकर आलोचना हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए इस युद्ध में लगभग 49 लोग अभी भी गजा में हैं। सूत्रों के मुताबिक केवल 20 बंधकों के जीवित रहने की संभावना है। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी देने से जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग इसे बंधकों की जान के लिए जोखिम भरा मानते हैं। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक बयान में कहा, नेतन्याहू की नीतियां बंधकों को खतरे में डाल रही हैं। हमारी मांग है कि सरकार युद्ध को खत्म करे और एक समझौते के जरिए हमारे लोगों को घर वापस लाए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू अपनी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, जिसमें दक्षिणपंथी और धार्मिक दल शामिल है। वैसे भी पीएम नेतन्याहू पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वे युद्ध को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी की ओर तो इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी आवाम का गुस्सा चरम पर है। रविवार को अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इनमें कई शहरों के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि इन प्रदर्शनों का कारण गजा युद्ध नहीं है, लेकिन इसकी वजह ट्रंप के कुछ हालिया विवादित फैसलों को माना जा रहा है। और गजा में चल रही जोरदार तबाही के बीच गजा के रिमाल इलाके में शनिवार को एक इस्राएली सैन्य ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय लोग इस ड्रोन के अवशेषों को उठाकर ले जाते हैं और इसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक खिलौने की तरह खेलते हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया है, बल्कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ का एक स्काईलार्क 3 टोही ड्रोन जो उत्तरी गजा में एक निगरानी मिशन पर था, तकनीकी खराबी के कारण रिमाल पड़ोस में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसराइल ने एक बयान में पुष्टि की कि ड्रोन में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी और इस घटना से कोई डेटा लीक होने का खतरा नहीं है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ड्रोन के गिरने के बाद भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसके अवशेषों को इकट्ठा कर लिया। इसराइल की इस घटना से चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये ड्रोन हमास के हाथ लगा तो इसके रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ जाएगा, जो जाहिर तौर पर इसराइल के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब गजा में इसराइली सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। हाल के हफ्तों में इसराइली सेना ने जैतून पड़ोस में एक नया जमीनी हमला शुरू किया है, जिसे आईडीएफ ने पूरे गजा पर कब्जे की योजना के शुरुआती चरण के रूप में वर्णित किया। इस क्षेत्र में पहले से ही भारी बमबारी और हवाई हमले की खबरें हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। स्काईलार्क ड्रोन, जिसे एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है, आईडीएफ की तोपखाने कोर द्वारा संचालित किया जाता है। ये ड्रोन ब्रिगेड स्तरीय कमांडरों के लिए डिजाइन किया गया है और तुरंत तैनाती के लिए सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है। इसमें सेंसर और कैमरे लगे हैं जो आतंकवादियों और नागरिकों के साथ ही बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और वाहनों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सक्षम है। आईडीएफ के मुताबिक स्काईलार्क ड्रोन के पहले भी कई बार एक्सीडेंट की खबरें सामने आ चुकी हैं और इसने कई बार आपातकालीन लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन इस बार कोई संवेदनशील जानकारी लीक होने की आशंका नहीं है, जो आईडीएफ के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि वास्तविकता क्या है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घटना गजा में चल रहे संघर्ष और तनाव की एक छोटी सी झलक पेश करती है। ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने और स्थानीय लोगों द्वारा इसके अवशेषों को ले जाने की वायरल वीडियो ने न केवल तकनीकी विफलता को उजागर किया है, बल्कि क्षेत्र में नागरिकों की जटिल भावनाओं को भी दर्शाया है। बहरहाल इजराइल संभवतः यही दुआ कर रहा होगा कि ड्रोन किसी भी तरीके से हमास के हाथ न लगे।